प्रश्न, विधि के स्रोत शब्द से आप क्या समझते हैं? विधि के कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं, बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन सोर्सेस ऑफ लॉ? व्हाट आर द वेरियस इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ लॉ? डिस्कस। उत्तर इस प्रकार है। विधि स्रोत शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। कोई विचारक इसका तात्पर्य उन सत्ताओं से लगाता है जिनमें विधि की उत्पत्ति हुई है, तो दूसरा उन कारणों से अर्थ लगाता है कि जिनके कारण विधि का निर्माण किया गया है। अभिप्राय यह है कि स्रोत शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जा सकता है तथा इसका एक निश्चित अर्थ निकालना सरल नहीं है। डेल बेक्कियो के मतानुसार विधि के स्रोत का मूल आधार मानव स्वभाव में ही अंतर्निहित है। विधि के स्रोत के संबंध में विभिन्न विधि शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न विचार प्रस्तुत किए हैं, जो इस प्रकार हैं। विधि के स्रोत के विषय में ऑस्टिन के विचार। प्रसिद्ध विधि शास्त्री जॉन ऑस्टिन के अनुसार विधि के स्रोत शब्द को 3 अर्थों में प्रयुक्त किया जा सकता है। फर्स्ट, विधि के वास्तविक निर्माता को विधि का स्रोत माना जा सकता है क्योंकि वह प्रत्यक्षतः विधियों का निर्माण करता है। सेकेंड, ऐतिहासिक प्रलेखों को भी ऑस्टिन महोदय ने विधि के स्रोत के रूप में माना है। थर्ड, ऐसे कारणों को जो कि विधि के निर्माण के लिए कारणीभूत होते हैं विधि का स्रोत माना गया है। ऑस्टिन ने विधि के स्रोतों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया है। फर्स्ट, प्रत्यक्ष निर्माता। ऑस्टिन के विचारानुसार विधि का प्रत्यक्ष या वास्तविक निर्माता वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जिसके द्वारा नियमों को उनके मौलिक रूप में बनाया जाता है एवं जो इन नियमों को विधि का बंधनकारी प्रभाव प्रदान करता है। ऑस्टिन महोदय के मतानुसार विधि प्रत्यक्षतः इन स्रोतों से निर्मित होती है। फर्स्ट, उन व्यक्तियों से जिनके व्यवहार से प्रथाएं बनती है। सेकेंड, उन राजनीतिक अधीनस्थ शक्तियों से जो व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के रूप में कार्य कर रही है। थर्ड, समझौते द्वारा एक दूसरे के प्रति कार्य करने की प्रतिज्ञा करने वाले व्यक्तियों से। फोर्थ, विधानमंडल या न्यायपालिका के रूप में कार्य कर रही शक्ति से। ऑस्टिन का कहना है कि सभी विधियां संप्रभुता संपन्न की देन होती है। इन 4 प्रकार के व्यक्ति विधि के निर्माण का अधिकार प्रभुसत्ता संपन्न से ही प्राप्त करते हैं, अतः ये व्यक्ति विधि निर्माण के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। ऑस्टिन के इन अधीनस्थ व्यक्तियों को अलंकारिक रूप में विधि का स्रोत माना है। उपयुक्त अर्थ में सर्वोच्च व्यवस्थापिका उन कानूनों का स्रोत है जिन्हें वह प्रत्यक्षता प्रकाशित करती है। अधीनस्थ व्यवस्थापिका या अनिगमित संस्थाएं उन विधियों का स्रोत है जिनमें वह प्रभुसत्ता संपन्न की सहमति से बनाती है एवं प्रकाशित करती है। न्यायालय भी विधि का स्रोत है क्योंकि वह न्यायिक निर्णयों द्वारा विधि का सृजन करता है। न्यायालय द्वारा निर्मित विधि पश्चातवर्ती न्यायाधीशों पर बंधनकारी होती है। सेकेंड पॉइंट, ऐतिहासिक प्रलेख। ये ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य होते हैं जिनसे विधि के अस्तित्व को माना जा सकता है। उदाहरण के लिए इस प्रकार के साक्ष्यों में जस्टिनियन का रोमन विधि के संग्रह, ब्रेक्टन, कोक एवं लिटिलिटन के लेख इत्यादि आते हैं जिनसे कि इंग्लैंड की विधि विकसित हुई है। सामान्य ने इस प्रकार के स्रोत को ऐतिहासिक स्रोत कहा है। थर्ड, कारण। यह स्रोत उन कारणों को व्यक्त करता है जिनके आधार पर विधियां स्थित है, जैसे विधायन, प्रथाएं, धर्म, साम्य आदि। डॉक्टर एलन ने ऑस्टिन के द्वारा विधि स्रोत शब्द को उपयुक्त अर्थों में प्रयोग किए जाने पर आपत्ति की है। एलन के अनुसार ऑस्टिन ने जिस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया है उसके अनुसार रूढ़िगत विधि को विधि का स्रोत नहीं माना जा सकता है क्योंकि वह प्रभुसत्ता संपन्न की देन नहीं है। इस प्रकार की विधि केवल व्यवहारिक नियमों में से उत्पन्न हुई तथा कालातीत से प्रचलित रहने की वजह से राज उस पर औपचारिक शास्ति लगा लेता है। विधि के स्रोत के विषय में सामंड के विचार। सामंड ने विधि के स्रोतों को 2 भागों में विभाजित किया है। फर्स्ट, औपचारिक स्रोत और सेकंड, भौतिक स्रोत। भौतिक स्रोतों को फिर से 2 भागों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट, ऐतिहासिक स्रोत और सेकंड, वैधानिक स्रोत। वैधानिक स्रोत पुनः 4 प्रकारों में विभाजित है। अतः सामंड के अनुसार विधि के स्रोतों का वर्गीकरण इस प्रकार है। फर्स्ट, विधि के औपचारिक स्रोत। सामंड के मतानुसार विधि के औपचारिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनसे विधि अपनी शक्ति या वैधता प्राप्त करती है। इनका अभिप्राय राज्य की इच्छा और शक्ति से है जो राज्य के न्यायालयों द्वारा निर्णयों के माध्यम से व्यक्त की जाती है। सामंड ने कहा है कि किसी नियम को विधि का रूप प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक यह है कि वह नियम न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया जाए, परंतु अनेक विधि शास्त्रियों ने इस विचार की आलोचना करते हुए कहा है कि यदि कोई नियम संसद द्वारा विधि के रूप में पास कर दिया जाता है तो यह आवश्यक नहीं है कि न्यायालय द्वारा उसे विधि के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। सेकेंड, भौतिक स्रोत।
भौतिक स्रोत में विधि अपनी वैधानिकता प्राप्त नहीं करती है, वास्तव में उन पदार्थों को प्राप्त करते हैं जिनसे इनका निर्माण होता है। भौतिक स्रोत वे हैं जिनसे हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं कि वास्तव में विधि क्या है। सामान्य भौतिक स्रोतों को दो भागों में विभक्त किया, ऐतिहासिक स्रोत एंड सेकेंड विधिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत, विधि के ऐतिहासिक स्रोत विधि के विकास को प्रभावित करते हैं तथा विधि निर्माण के लिए सामग्री जुटाते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों का संबंध विधिक इतिहास से है, न कि विधिक सिद्धांतों से, अतः इन स्रोतों के पीछे विधिक मान्यता नहीं है। इस प्रकार के स्रोत अप्रत्यक्ष रूप से विधि के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ये विधि के प्राधिकारिक स्रोत नहीं होते हैं बल्कि अनुनयी स्रोत होते हैं। सेकेंड, विधिक स्रोत, इन स्रोतों को विधि के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। ये प्राधिकारिक स्रोत होते हैं। सामान्य के अनुसार ये स्रोत ऐसे द्वार हैं जिनके माध्यम से नए सिद्धांत विधि में प्रवेश करके नए कानून का स्वरूप धारण कर लेते हैं। विधि स्रोत चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, विधायन, इस प्रकार की विधियां राजनीतिक समाज की उस सत्ता संपन्न शक्ति द्वारा घोषित की जाती है जिन्हें कानून के रूप में राज्य के सभी न्यायालयों द्वारा मान्य किया जाता है। उदाहरण, संपत्ति अंतरण अधिनियम, भारतीय सुखाधिकार अधिनियम इत्यादि। सेकेंड, पूर्वोक्तियां, न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को भविष्य में उनके सामने आने वाले समान वादों में पूर्ण उदाहरण के रूप में लागू किया जाता है। पूर्वोक्तियों को न्यायालय द्वारा विधि के रूप में स्वीकार किया गया है। सभी अधीनस्थ न्यायालय अपने वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के अनुसार निर्णय देने के लिए बाध्य होते हैं, परंतु एक राज्य का उच्च न्यायालय दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय का अनुसरण करने होते बाध्य नहीं होते हैं। थर्ड, रूढ़िजन्य विधि, ये विधियाँ उन प्रथाओं से उत्पन्न होती हैं जो विधि द्वारा व्यवहारिक नियमों के रूप में स्वीकार की जाती है। उदाहरण, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कुछ आदिम जातियों में इस प्रकार की प्रथा प्रचलित है कि केवल फूल माला डालकर विवाह की रस्म पूरी कर ली जाती है, इसलिए इस प्रथा को विधि के रूप में वैधता प्राप्त है एवं इस प्रकार के विवाह वैध विवाह माने जाते हैं। परंपरागत विधि, परंपरागत विधि द्वारा लोगों द्वारा आपस में किए गए समझौते से निकलती है। यह केवल उन व्यक्तियों के प्रति बंधनकारी होती है जो उस विधि के निर्माण के लिए सहमति व्यक्त करते हैं। इस तरह से सामान्य के विचार से उपरोक्त चार प्रकार की विधियां विधि की प्रमुख स्रोत होती हैं। इनके अलावा अन्य प्रकार की विधियां विधि का स्रोत तो अवश्य होती हैं, परंतु वे न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं करती हैं। वे केवल पथ प्रदर्शक का कार्य ही करती है। विधि के स्रोत के विषय में प्रोफेसर कीटन के विचार। प्रोफेसर कीटन विधि के औपचारिक स्रोत को विधि के स्रोत के रूप में मान्य नहीं करते हैं। कीटन के अनुसार आधुनिक मानव समुदायों में विधि का औपचारिक स्रोत केवल राज्य होता है, परंतु राज्य विधि को केवल लागू करता है, इसलिए यह विधि का वास्तविक स्रोत नहीं है। इसी तरह कीटन सामंत द्वारा कथित विधि के साहित्यिक स्रोत को भी आलोचना करते हैं, क्योंकि इससे न तो विधि जन्म ही लेती है और न ही उससे प्रारंभ ही होती है। यह तो विधि का ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। इस तरह सामान्य के विधि स्रोतों के वर्गीकरण की आलोचना करने के पश्चात कीटन ने विधि के इन स्रोतों का उल्लेख किया है। बंधनकारी स्रोत, इस प्रकार के स्रोत न्यायाधीशों के विवेक पर पूर्ण रोक लगा देते हैं, जिसके फलस्वरूप न्यायाधीश स्वेच्छाधारी निर्णय नहीं दे सकते हैं। उन्हें विधियों के आधार पर ही निर्णय देना होता है, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट, प्रथागत विधियाँ, सेकेंड विधान एंड थर्ड न्यायिक प्रवृत्तियाँ। अनुनयी स्रोत या प्रभावकारी स्रोत, यह स्रोत नैतिकता तथा परिस्थितियों की विलक्षणता पर आधारित होते हैं। न्यायालय इस प्रकार के स्रोतों को तभी मान्यता देता है जब उनके विरोध में कोई भी बंधनकारी स्रोत उपलब्ध नहीं होता है। अतः इस प्रकार के विधि स्रोतों के विषय में न्यायाधीश द्वारा अपने स्वविवेक का प्रयोग किया जा सकता है। ये इस प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, नैतिकता या सामयिक सिद्धांत। सेकेंड, व्यावसायिक अभिमतियाँ। विधि के स्रोत के विषय में प्रोफेसर हॉलैंड के विचार। हॉलैंड के अनुसार विधि के स्रोत का आशय विधि के इन क्षेत्रों तक ही रखा जाना उचित है। फर्स्ट, वह सामग्री जिससे कि विधि के विषय में जानकारी उपलब्ध हो सकती है या विधि संबंधी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार की सामग्री को विधि का साहित्यिक स्रोत कहा जा सकता है। विधि का यह एक ऐसा स्रोत है जिसके आधार पर विधि व्यवसायी या अन्य इच्छुक व्यक्ति विधि उपबंधों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें विधि संबंधी ग्रंथ, टीकाएं एवं लॉ रिपोर्ट्स आदि समाविष्ट किए जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, विधि के स्रोत के रूप में उन कारणों का समावेश है जिनके परिणाम स्वरूप विधि के नियम अस्तित्व में आते हैं, जो आगे चलकर कानून का रूप धारण कर लेते हैं।
प्रथाएं, रूढ़ियां आदि विधि के इस प्रकार के स्रोत हैं। थर्ड, विधि को बंधनकारी प्रभाव दिलाने वाली शक्ति को विधि के औपचारिक स्रोत के रूप में भी स्वीकार किया गया है। यह वह शक्ति है जो किसी नियम को कानून का रूप प्रदान करती है। विधि को राज्य की शक्ति द्वारा वैधता प्राप्त होती है, इसलिए राज्य को विधि का औपचारिक स्रोत माना गया है। फोर्थ, विधि के स्रोत के रूप में उन संस्थाओं या राज्य के अंगों का भी समावेश है जिनके द्वारा या तो राज्य पूर्व प्रचलित अपराधिकृत नियमों का मान्यता प्रदान करता है या स्वयं विधियों की संरचना करता है, जैसे न्यायिक निर्णय, विधान तथा साम्य आदि। विधि के अन्य स्रोत, विधि के उपयुक्त स्रोतों के अलावा अन्य विद्वानों ने भी अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार विधि के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख किया है। विधि शास्त्र के ऐतिहासिक शाखा के समर्थकों ने विधि के स्रोत के रूप में रूढ़ियों तथा प्रथाओं को सबसे महत्वपूर्ण निरूपित किया है। उनके अनुसार विभिन्न विधियों की उत्पत्ति प्रथाओं से हुई है। विधि के प्रति समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाने वाले विद्वानों के अनुसार विधि की उत्पत्ति राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तत्वों के परिणाम स्वरूप हुई। अतः वे इन विभिन्न तत्वों को ही विधि के प्रमुख स्रोतों के रूप में स्वीकार करते हैं। इनके अलावा दार्शनिक विधिवेताओं के अनुसार विधि का प्रमुख स्रोत मनुष्य की तर्क बुद्धि है।